हाँ जी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग आप सबको इस क्लास के अंदर। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना जो पार्ट 2 है ऑफ रिवीजन। किसका रिवीजन? इकोनॉमिक्स का। तो पहला सवाल, पार्ट 1 कहाँ है? पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो आप वहाँ से देख सकते हो पार्ट 1। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ छोड़ा था उससे आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो ज़रूरी है, एटलीस्ट उन तक अपन एक बार टच करें, उन चीज़ों को एक बार पढ़ें और रिकॉल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? डिमांड का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया था। अब उसी से डिमांड से ही जुड़ा हुआ एक शब्द आता है, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड यानी इसका अर्थ है डिमांड का अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान लगाना। जैसे हमने ऐसा देखा था, ये प्राइस है, मान लो 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये। और इधर हम देखते हैं कि डिमांड जो है, मान लो 10 पे 100 है, 11 पे 90 यूनिट, 80 यूनिट, 70 यूनिट, 60 यूनिट, ऐसा कुछ ये होता है। ये भाई प्राइस और डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड कहता है इन्वर्स रिलेशन। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, डिमांड क्या हो रही है? अपनी कम हो रही है। ये तो हमने किसी एक व्यक्ति की, एक पर्सन की, एक प्रोडक्ट के लिए डिमांड पूछी है। ऐसे ही हम अगर एग्रीगेट डिमांड देखें, एग्रीगेट मतलब सब की, यानी मार्केट की डिमांड देखें, मार्केट की डिमांड कि भाई सब लोग पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को कितना डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या आ जाएगी? मार्केट डिमांड निकल के आ जाएगी। और इस मार्केट डिमांड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं ना, अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मान लो अभी मान लो दिसंबर चल रहा है, तो अगले साल जनवरी के अंदर हमें कितना प्रोडक्शन रखना चाहिए, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि उस हिसाब से हम अपने रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन, इस तरह के जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उनकी क्या कर सकें? डिमांड कर सकें, मतलब उनकी आपूर्ति कर सकें, वो ला के अपने पास तैयार रख सकें, ताकि हम जितना प्रोडक्शन चाहिए उस डिमांड के हिसाब से तैयार कर सकें। ये सिंपली डिमांड फोरकास्टिंग है। और इसके यूजेस क्या क्या है आपको पता है। डिमांड आप अगर पहले से अनुमान लगा पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा ग्रोथ है, किस में नहीं है, किन किन फैक्टर से आप डिमांड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो बस इतना ही काम का है। सिमिलर डिमांड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है सप्लाई। सप्लाई के लिए भी हमने कहा था कि एक गिवन प्राइस पर, एक दी हुई कीमत पर सप्लाई हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? सेलर के पॉइंट से होता है कि भाई दुकानदार कितना बेचना चाह रहा है एक प्राइस के ऊपर, तो वो यूनिट सप्लाई लिखते हैं इधर अपन। सेलर से पूछा, उसने कहा अगर 10 रुपये प्राइस रखोगे तो मैं 100 यूनिट बेचने को तैयार हूँ। अगर आप 11 रखोगे तो मैं 110 यूनिट बेच सकता हूँ। अगर आप 12 रखोगे तो मैं 120 यूनिट सेल कर सकता हूँ। अगर 13 रखोगे तो 150 यूनिट। ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है, जो इस सेलर ने या मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट बनाया होगा, जब इसका प्रोडक्शन किया होगा, तब उसकी जो कॉस्ट है वो तो फिक्स है। वो तो ऐसा है नहीं कितने में बिकेगी उस हिसाब से चेंज होती है। मान लो इसको 8 रुपये में ये प्रोडक्ट बना, 2 रुपये उसका मुनाफा, और वो 10 रुपये में बेच रहा है, तो वो 10 रुपये में 100 यूनिट बेचने को तैयार है। अब अगर 11 रुपये में बिक रही है तो वो चाहेगा मैं ज़्यादा बेचूं ताकि उसका मुनाफा क्या हो? ज़्यादा हो। तो वो ज़्यादा यूनिट सेल करने को तैयार है। और रेट बढ़ेगी वो और सेल करने को तैयार होगा, और ज़्यादा बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा सेल करने को तैयार होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ सप्लाई के केस में, जैसा डिमांड में हम उल्टा रिलेशन देखते हैं प्राइस और
डिमांड का। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन होता है किसका, डायरेक्ट रिलेशन होता है किसका, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। ओके, वहाँ कैसा था, इनवर्स रिलेशन था, किसके केस में, इनवर्स रिलेशन था, कहाँ पे, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो भी कुछ ऐसा बनेगा, वहाँ तो डिमांड कर्व यूँ बन रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ सप्लाई कर्व कुछ यूँ बनेगा। कैसे, तो इधर अगर हम प्राइस लिखते हैं, इधर अगर अपन सप्लाई लिखते हैं, प्राइस मान लो 10 रुपये है तो मान लो वो 100 यूनिट तैयार है बेचने को। प्राइस अगर 11 रुपये होती है तो वो 110 यूनिट, प्राइस अगर 13 होती है तो वो 150 यूनिट। तो देख लीजिए ये जैसे जैसे बढ़ रहा है डिमांड कर्व यू बनेगा, ठीक है। ओके, क्या इसी तरीके से आप सप्लाई की इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हो? जी हाँ, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, डिमांड इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा था कि भाई डिमांड जो है वो कितनी प्रभावित हो रही है, किससे, प्राइस में चेंज आने से, प्राइस में बदलाव आने से डिमांड में कितना फर्क पड़ रहा है। ओके, तो सिमिलरली अगर आपको निकालना है प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कितना फर्क आ रहा है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर एक सवाल आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सप्लाई को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। जैसे हमने डिमांड के लिए देखा था, इनकम हो गया, प्राइस हो गया, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। वैसे ही सप्लाई को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स है, बताइए। सबसे पहला तो प्राइस। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा हायर प्राइस होगी सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी, प्राइस जितनी कम सप्लाई उतनी कम। और बताइए, क्या इनकम फैक्टर है? जी नहीं। यहाँ फिर दूसरा फैक्टर आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने अवेलेबल, रिसोर्सेज के अंदर जैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, उस हिसाब से सप्लाई तय होगी। भाई अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। लेबर, लेबर कितना अवेलेबल है, कैपिटल, फिर मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, ब्याज की दर क्या है। अगर सस्ती है, रेट कम है, तो आप पैसा कैपिटल ले सकते हो, उधार ले सकते हो और आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फिर आपको लोन महंगा मिलेगा, फिर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, जो हमारा पार्ट 1 था लेक्चर का। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उसके अंदर हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर प्लस डिमांड जो है वो डिस्कस किया था। अभी हमने पार्ट 2 शुरू किया है और इस लेक्चर के अंदर मैंने एक बार डिमांड बताया प्लस डिमांड से जुड़ी हुई एक डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रोडक्शन। ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्शन हमने इसीलिए पढ़ा था क्योंकि हमें आगे मार्केट चैप्टर पढ़ना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। प्रोडक्शन क्या कहता है कि भाई एक प्रोड्यूसर उत्पादन कितना करेगा। तो हमने प्रोडक्शन को 2 भाग में बांटा था, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब कम समय, लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय तक। फिर एक शब्द आता है प्रोडक्शन फैक्टर्स। प्रोडक्शन फैक्टर का मतलब कौन कौन से कारक है जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और कैपिटल हो गया। कैपिटल मतलब प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, जमीन, ये सारे ये फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, जिनके ऊपर प्रोडक्शन निर्भर करता है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर कम समय की बात करें, तो क्या आप सारे फैक्टर्स अरेंज कर सकते हो कम समय के अंदर, 6 महीने में, 1 महीने में? जी नहीं, हम सारे फैक्टर अरेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसा बोला गया, क्या, ओनली 1 फैक्टर इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है।
अदर्स जितने भी है वो सारे फैक्टर्स कैसे है, कांस्टेंट, यानी स्थिर, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म में आप तुरंत पैसा लाके रातों रात फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में आप सिर्फ एक फैक्टर में बदलाव कर सकते हो, उसको बढ़ा या घटा सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और वो किसको हम मानते हैं, लेबर को मानते हैं। वहीं बात करें लॉन्ग रन के अंदर तो यहाँ ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। अगर आपके पास समय ज़्यादा है, लॉन्ग रन की बात करें लंबे समय की, तो वहाँ आप सारे फैक्टर्स को बढ़ा या घटा सकते हो। फैक्ट्री, नई प्लांट एंड मशीनरी, नई ज़मीन, सारी चीज़ें आप ला सकते हो। ठीक है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें प्रोडक्शन के अंदर, तो अगर एक वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ाते हैं तो हमने ऐसा देखा था कि मान लो ये लेबर है, इसके साथ लेबर के साथ में प्लस अपने कुछ फिक्स्ड फैक्टर भी होंगे, जैसे ज़मीन हो गई, फैक्ट्री हो गई, ये सारे। हमने एक किचन का एग्जांपल लिया था, एक किचन के अंदर पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, चूल्हा लगा हुआ है, गैस लगा हुआ है, सब। वहाँ पहला लेबर एक व्यक्ति काम करने गया तो उसने प्रोडक्शन कितना किया, मान लो 10 यूनिट उसने बनाई। दूसरा गया 2 लोग जाने से, तो कायदे से 10 एक बना रहा है तो 2 से 20 होना चाहिए, लेकिन 2 लोगों के जाने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा 24। 3 जाने से कायदे से तो इतना होना चाहिए था प्रोपोर्शनल, लेकिन और ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है कि जो हमारे फिक्स फैक्टर है, जैसे चूल्हा जो था उसके ऊपर 3 गैस की वो स्टोव रखने की जगह थी, एक ही यूज में आ रहा था। जब एक व्यक्ति, तो 3 जाएंगे तो तीनों ऑक्यूपाई होंगे। फैक्ट्री का एग्जांपल लोगे, कोई मशीन है उस पर एक व्यक्ति ही सारा काम कर रहा है तो एफिशिएंसी कम है, लेकिन जब 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं। उसके बाद अगर आप चौथा लगाओगे तो वापस 10 ही बढ़ेगा, 5वां लगाओगे तो वापस 8 ही बढ़ेगा, छठा लगाओगे तो हो सकता है 4 ही बढ़े, 62। और एक लेवल पे जाते जाते ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। उसके बाद भी अगर आप और लेबर लगाते रहोगे तो वो प्रोडक्शन को उल्टा क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। वहीं अगर लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो यहाँ सारे फैक्टर्स वेरिएबल है। मतलब मान लो एक फैक्ट्री है, ये दूसरी फैक्ट्री लगा दी, तीसरी लगा दी, आप चाहे जितनी फैक्ट्री, जितने प्लांट लगा सकते हो। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती है लॉन्ग रन के अंदर। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या मतलब है, तीनों को समझिएगा। मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें हम ये मान लो मैक्सिमम पॉइंट है अपना उस फैक्ट्री के अंदर 6 लेबर, तो हम इस 6 लेबर प्लस जो प्लांट एंड मशीनरी उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर हमारा 62 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे की वैसे हमने एक और फैक्ट्री लगा दी, एक और लगा दी, एक और लगा दी, एक और लगा दी। मतलब सब फैक्ट्रियाँ इंडिविजुअली अपने मैक्सिमम पॉइंट पे काम कर रही है, जितने ऑप्टिमम लेबर हो सकते हैं, जहाँ प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकता है शॉर्ट रन के अंदर, सब उस पे काम कर रही है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि शुरुआत के अंदर जब पहली फैक्ट्री लगाओगे तो यहाँ 62 है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्रोडक्शन जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करें, कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको। मतलब जितने प्रोपोर्शन में आप रिसोर्सेज बढ़ा रहे हो उतने ही प्रोपोर्शन के अंदर आपका आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन एक समय बाद यहाँ क्या आएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब जिस प्रोपोर्शन में आप रिसोर्सेज बढ़ा रहे हो उससे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा क्यों? तो इसका भी हमने कारण देखा था, एफिशिएंसी आती है, इकोनॉमीज आती है। जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो मैनेजरियल, टेक्निकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप बेस्ट प्लांट एंड मशीनरी है, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, हर चीज़ अच्छी अच्छी हायर कर सकते हो, लगा सकते हो, तो उससे प्रोडक्शन और तेज हो जाएगा। लेकिन क्या ये ऐसा हमेशा रहेगा? ज़्यादा और फैक्ट्रियाँ होगी तो मिसमैनेजमेंट होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट हमने कॉस्ट में भी पढ़ा था। जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। ठीक है, एक शब्द आया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर।
जो दिखाता है एक कर्व जो पॉसिबल प्रोडक्शंस को दिखाता है, जो पॉसिबल प्रोडक्शन को दिखाता है कि भाई एक लेबर और मटेरियल लगाओगे इतना प्रोडक्शन हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा था कॉस्ट, वही जो ऊपर बताया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप कर्व देखोगे, मेन इसमें काम की चीज़ थी कॉस्ट कर्व जो थे वो। अगर आप सबसे पहले बात करें, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब अतिरिक्त जो कॉस्ट है, जो पहली यूनिट है उसके बाद कम लगेगी, एक पॉइंट तक कम लगेगी, फिर वापस ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, तो इधर प्रोडक्शन लिख दो आप। पहली यूनिट बनाई तो आपको मान लो 10 रुपये लगेंगे, दूसरे पे 8 ही लगेंगे, तीसरे पे 6 ही लगेंगे, लेकिन फिर चौथे से वापस ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि शुरुआत के अंदर हमने देखा था कि भाई जब एक लेबर 10 यूनिट बना रहा है, दो मिलके 24 बना रहे हैं, अब एक लेबर मान लो दिन के 100 रुपये लेता है, तो पहली यूनिट पे एवरेज कितना आ रहा है? 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। लेकिन जब सेकंड लेबर आ गई तो दोनों ने मिलके कितनी बना दी है? 24। कॉस्ट कितनी लगी दो लेबर की? 200 रुपये। 100 × 100 डिवाइड बाई 24, तो ये 10 से कम आएगा, करीब 8 के करीब आएगा एवरेज कॉस्ट। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी अगले 14 प्रोडक्ट में, वो कितनी लगी? 8 रुपये ही लगी। तो एक बार के लिए मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, फिर वो वापस बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बताओ अगली कौन सी कॉस्ट थी? नहीं, गलत बना दी मैंने। इस तरीके से थी अपनी एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर फिक्स कॉस्ट अगर देखोगे तो वो ऐसे हमेशा नीचे ही जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कॉस्ट हमेशा कम होती जाएगी। क्या ज़ीरो हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, कभी ज़ीरो नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। क्यों? अगर 1000 रुपये फिक्स कॉस्ट है, नीचे आप भले 1 लाख यूनिट बना दोगे तो सबके ऊपर 1 पैसे का भार तो आएगा ही आएगा। फिर एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से कर्व बना था। कैसा कर्व था? इस तरीके से एवरेज टोटल कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसको शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो या शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ लिखा है एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, इसका मतलब वो टोटल की ही बात कर रहा है। अगर उसको सिर्फ वेरिएबल दिखाना होता तो शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताता। ओके, और ये है अपना मार्जिनल कॉस्ट। वहीं अगर लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व कैसे होंगे बताओ? तो जो अपना एवरेज कॉस्ट कर्व है, पहले ये मान लो फैक्ट्री 1 है, इसका ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है, ये वाला जो देख रहे हो, ये फैक्ट्री 1 का है। दूसरी फैक्ट्री का ये रहा, तीसरी फैक्ट्री का ये रहा, चौथी फैक्ट्री का ये रहा, 5वीं फैक्ट्री, 30 फैक्ट्री, यूँ। तो ये देखिए ओवरऑल अगर इन सबको मिलाते हुए आप बनाओगे तो ये अपना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाएगा, जो कि ये भी कैसा है? यूँ गिरते हुए ऊपर जाता है, धीरे धीरे कम होती है फिर बढ़ने लग जाती है। हमने कहा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स। जो लॉन्ग रन में शुरुआत में फ़ायदा मिलता है, फिर नुकसान होता है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक ओके? ओके। देन इसके बाद हम आए थे किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर। बताइए कितने तरह के मार्केट होते हैं? तो मार्केट को हमने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया, और कंपटीशन के आधार पर अगर बात करें, प्रतिस्पर्धा के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर, तो 2 तरह के होते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में फिर से 3 कैटेगरी आ जाती है।
पॉलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, 3 कैटेगरी। इन तीनों को मिला के अपन इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की बताइए क्या खासियत थी? वैसे ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, खूब सारे बायर खूब सारे सेलर। प्रोडक्ट सबका कैसा होता है? सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल। फिर इलास्टिसिटी कैसी होती है बताओ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब प्राइस में हल्का सा चेंज आता ही, अगर प्राइस आपने थोड़ी सी बढ़ा दी आपकी डिमांड 0 हो जाएगी, अगर आप प्राइस थोड़ी बहुत कम कर दी तो आपकी डिमांड अनलिमिटेड हो जाएगी। क्यों? सबका प्रोडक्ट एक जैसा है और खूब सारे बायर और सेलर है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, गेहूँ, चावल सब एक जैसे ही है। फिर दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ उतने तो नहीं है लेकिन उससे कम, ठीक है, बायर और सेलर काफ़ी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है क्या? थोड़ा सा, हल्का सा। फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, एक से ज़्यादा, मतलब प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आने से डिमांड में उससे ज़्यादा आएगा। जैसे ये साबुन तेल की कंपनियां हैं, खूब सारी है, 20-50 फर्में होती है जो अलग अलग आपस में कंपटीशन करती है। ओलिगोपोली, फ्यू सेलर, बिल्कुल कम यहाँ सेलर्स होते हैं, मतलब बेचने वाले सेलेक्टेड। जैसे कार कंपनियां हैं, 4-5 सेलर्स। टेलीकॉम कंपनियां हैं, 3 कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबका होता है, लिटिल, काफ़ी अपना अपना होता है। प्लस यहाँ ब्रांड अवेयरनेस आ जाती है कि भाई मैं एप्पल लूँगा, कोई सैमसंग लेगा, कोई कार में हुंडई लेगा, कोई मारुति लेगा। तो यहाँ सबका ब्रांड और एडवर्टीजमेंट का बड़ा रोल होता है, हर कोई अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने की कोशिश करता है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। क्यों? प्राइस आपने थोड़ी बहुत चेंज भी की तो ऐसा नहीं है आपकी डिमांड तुरंत से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी या बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस है तो लोग हर ब्रांड से कुछ न कुछ अटैच्ड है, ठीक है। भाई मारुति ने आज 10,000 रेट बढ़ा दी तो ऐसे नहीं मारुति वाले छोड़ के चले जाएंगे, या एप्पल ने थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ा दी घटा दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट मोनोपोली, यहाँ तो एक अकेला ही सेलर होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, क्या मोनोपोली में इलास्टिसिटी होती है? या ऐसा है कि वो प्राइस कुछ भी रखे लोग तो लेंगे ही लेंगे? तो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इलास्टिसिटी यहाँ भी होती है, मतलब अगर वो प्राइस बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा करेगा तो डिमांड में फ़र्क पड़ेगा। जैसे रेलवे की मोनोपोली है भले ही, लेकिन रेलवे अगर टिकट बहुत ज़्यादा महंगा कर देगा तो लोग फिर एरोप्लेन से जाएंगे, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, या खुद की कार से जाएंगे जब इतनी महंगी यात्रा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी इलास्टिसिटी होती है, मतलब डिमांड तो यहाँ भी कम ज़्यादा होगी। ओके, 4 तरह के मार्केट, इज इट ओके? पहला परफेक्ट कंपटीशन और बाकी तीनों को अपन क्या कह रहे हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। रेवेन्यू की बात करते हैं, मतलब जो पैसा आ रहा है कहाँ से, बेचने से। पहली बात करते हैं 1 नंबर पे परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा ये प्राइस है आपकी 10 रुपये, यहाँ सेल है आपकी कितनी, मान लो 100 यूनिट। ओके, प्राइस अगर आप, क्या प्राइस चेंज कर सकता है इंडिविजुअल व्यक्ति परफेक्ट कंपटीशन में? बताइए, नहीं कर सकता। परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो इंडिविजुअल फर्म होती है, एक अकेली फर्म होती है, वो जो है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस को लेने वाली होती है। मार्केट जो है वो प्राइस क्या करता है, डिटरमाइन करता है, तय करता है। समझ आ रही है बात? भाई मार्केट ने तय की, डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स आपस में लड़ लड़ा के उन्होंने कीमत तय की 10 रुपये।
अब इस 10 रुपये पे आप चाहे जितनी यूनिट बेचो, अगर आपको 200 बेचनी है तो भी 10 में, 300 बेचनी है तो भी 10 में, 400 बेचनी है तो भी 10 रुपये में आप चाहे जितनी यूनिट क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। और ये 10 रुपये को क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये किसने तय की है? मार्केट ने तय की है। मतलब हजारों लाखों जो सेलर्स है, बायर्स है, उन लोगों की डिमांड और सप्लाई से ये प्राइस तय हुई है। ठीक है, इससे अगर आप 9 रुपये दोगे तो आपकी डिमांड अनलिमिटेड हो जाएगी, अगर आपने 11 रुपये कर दी तो आपकी डिमांड 0 हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। टोटल रेवेन्यू देखिए 10, 20, 30, 40, मतलब ये मैं 100 हटा के 1, 2 कर देता हूँ भाई। 4 यूनिट बेचनी है तो भी 10 में बिकेगी, तो 4 इंटू, अगर दोनों को गुणा कर दोगे तो ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू 10, 10, मार्जिनल यानी अतिरिक्त कितना मिल रहा है? 10। एवरेज रेवेन्यू टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट कर दो तो ये भी एवरेज भी कितना आएगा? 10, 10, 10, 10। तो यहाँ हमने कुछ ऐसा करो देखा, यही अपना प्राइस है जो 10 रुपये, यही अपनी डिमांड है, यही अपना मार्जिनल रेवेन्यू है और यही अपना एवरेज रेवेन्यू। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? देखिए 1 यूनिट बेचोगे, चाहे 2 बेचोगे, चाहे 3 बेचोगे, 4, 5, प्राइस सबकी 10 रहने वाली। तो ये प्राइस लाइन है। डिमांड, ये डिमांड लाइन भी तो है, डिमांड शो कर रहा है ये क्या कि 10 रुपये पे कितनी डिमांड है, 1, 2, 3, 4, 5 है, जितनी भी हो सब इसी पे। मार्जिनल रेवेन्यू भी यही है 10, 10, 10, एवरेज रेवेन्यू भी यही है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है यहाँ तक? ओके, अभी बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन, मतलब बाकी तीनों की। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है, प्राइस आपने 10 रखी, आपकी यूनिट सेल होगी कितनी? 1। अगर प्राइस आपने कम की तो आपकी 2, और कम करोगे तो और बिकेगी, और कम करोगे तो और सेल होगी, और कम करोगे तो और सेल होगी। जैसे जैसे आप प्राइस को गिराते जाओगे आपकी सेल क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? जैसे जैसे प्राइस को कम करोगे सेल वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ टोटल रेवेन्यू देख लीजिए आप, 10, 18, 27, 36, 28, 30। मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप देखोगे कितनी हो गई? 9, ये 24 है ना, 6, 4, 2, इस तरीके से गिरती हुई मार्जिनल रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू भी देख लीजिए आप, 10, 9, 8, 7, 6, इस तरीके से। अगर यहाँ आप कर्व बनाना चाहोगे तो कैसे कर्व बनेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन में, बताइए? सबसे पहले टोटल रेवेन्यू का या मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप बनाओगे तो जब पहली यूनिट है तो ये 10 पे है, मान लो इधर 10 रुपये, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देख लीजिए 10, यही तो है मार्जिनल रेवेन्यू, और ये आपका हो गया क्या? एवरेज रेवेन्यू। ये भी तो गिर रहा है 10, 9, ये बस धीरे धीरे गिर रहा है, ये फास्ट गिर रहा है, ये 2 तक पहुंच गया फटाफट, ये धीरे धीरे अभी 6 पे ही पहुंचा है। तो बस ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू को ही आप प्राइस लाइन भी बोल सकते हो। यहाँ तक ओके है? ये हम सारी चीज़ें पढ़ी है अपन ने तसल्ली से, याद आ रही है आपको?
अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करते हैं? इक्विलिब्रियम, मतलब वो पोजीशन। पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है वो स्थिति जहां प्रोड्यूसर क्या है, मैक्सिमम फायदे में है, मैक्सिमम बेनिफिट में है। ठीक है, तो मैक्सिमम फायदा कब होगा? जब क्या होगा, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। दो शर्तें हमने पढ़ी थी। शर्त नंबर 1, MR शुड इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होने चाहिए। दूसरा क्या था? जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर की ओर कट करना चाहिए। किसको? MR कर्व को। देखिए अब सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में ये अपना MR कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है हमें पता है, ऐसा होता है। उससे कोई मार्केट से मतलब नहीं है। कॉस्ट कर्व हमेशा सारी फर्में, चाहे मोनोपोली हो चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, रेवेन्यू कर्व सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉस्ट कर्व सबके एक जैसे होते हैं। तो ये हमने MC कॉस्ट कर्व बनाया। अब ये जो है ये दो जगह कट कर रहा है, एक तो यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। यहाँ कर रहा है तो यहाँ भी MR इज इक्वल टू MC। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। ये नीचे से ऊपर की ओर कट करना चाहिए। बात समझ आई? नीचे से ऊपर की ओर। तो ये यहाँ कट कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पे प्रॉफिट क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें इस तरह के बाजार की, इम्परफेक्ट की, तो यहाँ भी हमें MC कर्व लाना होगा। ये लाए हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये रहा अपना मार्जिनल रेवेन्यू, ये यहाँ कट कर रहा है। तो ये क्या है? अपना इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन है। ये कहता है भाई आपको इतना प्रोडक्शन करना है यहाँ पे, इससे आगे मत बढ़ना। अगर इस स्थिति की बात करें तो ये कह रहा है इससे आगे इधर मत जाना। क्यों नहीं जाना? तो इधर खतरा है। जैसे अगर आपने ये यूनिट बनाई तो इस यूनिट पे होगा क्या मैं बताऊं? आपको रेवेन्यू तो प्राप्त होगा इतना 10, आपकी कॉस्ट लग जाएगी कितनी? 15। अगर इस स्थिति की बात करें यहाँ तक तो ठीक है, जहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर है। अगर यहाँ प्रोडक्शन किया तो आपका रेवेन्यू तो होगा सिर्फ इतना, ये MR कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, लेकिन आपकी कॉस्ट लग जाएगी इतनी। तो ये इतना नुकसान हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते ही कॉस्ट तो आएगी, सॉरी रेवेन्यू तो आएगा 5 रुपये, कॉस्ट लग जाएगी 7 रुपये। तो ऐसा काम करना है क्या? हमें नहीं करना। ओके, तो पहली बात हमने क्या पता किया? इक्विलिब्रियम पता किया, इक्विलिब्रियम पता कर लिया। अब वो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें पता चला, उस लेवल पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रॉफिट दो तरह के पढ़ते हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, मान लो ये कॉस्ट लग रही है। कितने हो गए? 9 रुपये टोटल। प्लस 1 रुपया क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस बात की? जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया, जो लेबर वो खुद अपना काम लगा रहा है, वहाँ पे अपना समय दे रहा है, उन दोनों की कॉस्ट वो अगर कहीं और लगाता उतने समय में 1 यूनिट के बराबर, तो वो 1 रुपया कमा लेता। तो 1 रुपया हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ ली, तो टोटल कॉस्ट जो इसकी आई कितनी आई? 10 रुपये। अब यूँ देखें तो ये अगर 10 रुपये में सेल हो जाता है इसका प्रोडक्ट, कितने में? 10 में, तो क्या वो घाटे में है क्या? नहीं, वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मल मतलब जितना वो कहीं और कमाता वो 1 रुपया अब भी कमा रहा है अगर 10 में बिक रहा है। अगर ये 11 में बिकेगा तो वो 1 रुपया क्या कर रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। 12 में बिकेगा तो 2 रुपया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ आई?
और अगर 9 में बिक रहा है तो हम कहेंगे वो लॉस में कमा रहा है। जो 1 रुपया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर इससे बढ़िया तो वो ये काम करता ही नहीं, और 1 रुपया खुद कहीं वो पैसा लगा के अपना समय दे के 1 रुपया तो कमा सकता था। बात समझ आई आपको? लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो शामिल होता है, ठीक है। अब अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन, और इसमें भी बात करें शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, और ये बात करें लॉन्ग टर्म की। तो शॉर्ट टर्म के अंदर 3 स्थितियां हो सकती है। स्थिति नंबर 1, उसको लॉस भी हो सकता है। स्थिति नंबर 2, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। स्थिति नंबर 3, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। मतलब एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म जो कहाँ काम कर रही है, इक्विलिब्रियम पे काम कर रही है। मतलब जो हमने प्रोडक्शन का लेवल ढूंढा, MR = MC, वो तीनों स्थितियों को फेस कर सकते हैं। उसको लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग रन की बात करेंगे अगर अपन लॉन्ग टर्म में, तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। दिमाग में सवाल आएगा, वाई दिस कोलावेरी, ऐसा क्यों नॉर्मल प्रॉफिट होगा? तो सिंपल सा जवाब है, फर्म कैसी है? परफेक्ट कंपटीशन। क्या यहाँ एंट्री और एग्जिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि भाई कोई नया व्यापारी आ नहीं सकता, प्लस जो व्यापारी है वो जा नहीं सकता बंद करके? तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन, मतलब इतने सारे बायर सेलर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आने जाने पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर शॉर्ट टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म मतलब किसी ने व्यापार किया और उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो उसे देखकर दूसरे लोग भी आकर्षित हो जाएंगे। भाई आज प्रॉफिट कौन नहीं चाहता, तो दूसरे लोग भी आकर्षित होंगे और सारा ये काम करने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे लॉन्ग रन में, साल 2 साल में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया था अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था अनार का। राजस्थान में खेती शुरू हुई, शुरुआत में लोगों को, किसानों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, ये देख के लोग टूट पड़े, खूब सारी फसल उगा दी। अब क्या हुआ, रेटें डाउन हो गई इसकी भी, और सब लोग क्या कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। वहीं अगर शॉर्ट टर्म में किसी को लॉस हुआ तो वो लोग क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। और जब बिजनेस बंद होगा तो जो पीछे बचेंगे वो कम बचेंगे, और फिर वो वापस किस पे आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो ये हमेशा क्या कमाएंगे, लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। ओके, दूसरी बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन की। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी अगर आप बात करो किसकी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें लार्ज और स्मॉल के बीच में जो संख्या थी वो थी किसकी, सेलर्स की। मतलब काफ़ी थे, इतने भी ज़्यादा नहीं थे लेकिन काफ़ी संख्या में थे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर से बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, तीनों स्थितियां हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बीच में कहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एंट्री और एग्जिट इतना आसान नहीं है, हर कोई आज साबुन तेल की कंपनी नहीं खोल सकता, ठीक है। तीसरा मोनोपोली की बात करो, बताओ मोनोपोली। तो एक दिमाग में ध्यान, भ्रांति मत रखिएगा कि मोनोपोली हमेशा प्रॉफिट ही कमाता है। शॉर्ट रन में तो वो भी लॉस अर्न कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तीनों स्थिति हो सकती है। लॉन्ग रन में हमेशा लंबे समय में वो नॉर्मली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। किसकी वजह से, अपनी मोनोपोली होने की वजह से वो फायदा उठाता है, क्योंकि कोई दूसरा तो आ नहीं सकता बिजनेस के अंदर, रेस्ट्रिक्शन है। ओके, एक सवाल, मोनोपोलीज कैसे क्रिएट होती है? तो कई सारे कारण होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के कारण, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं है, कोई आपके पास राइट है, पेटेंट है, उसकी वजह से,
गवर्नमेंट के द्वारा कई बार दी जाती है, जैसे रेलवे को प्रदान की गई है कि भाई कोई और ये काम नहीं कर सकता। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनसे मोनोपोलीज अराइज होती है। ठीक है, अब एक बार इनको मैं कर्व के जरिए भी बताऊं क्या कैसे होता है। चलिए, वो इतना काम का नहीं है। लास्ट, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या था? जिसमें फ्यू सेलर्स थे, जैसे अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री, एयरटेल, जियो, वोडाफोन। ठीक है, अब यहाँ पे ओलिगोपोली में खूब सारे इकोनॉमिस्ट के अलग अलग विचार थे। जैसे जो ओलिगोपोली है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव, मतलब जो तीनों चारों फर्में आपस में क्या कर रहे हैं, खतरनाक कंपटीशन कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव, जो साथ मिल के चलते हैं, 2-3 फर्में लेकिन सब साथ मिल के काम करती है कि भाई हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, आप हमारा नुकसान मत करो। एक लीडरशिप वाली भी होती है, जिसमें एक कंपनी होती है जो मेजर होती है, बड़ी होती है, जो अपने आप को लीडर मानती है और बाकी सब उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, छोटी छोटी कंपनियां। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की ओलिगोपोली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में जो ओलिगोपोली है, इसके अंदर जो ये रेवेन्यू कर्व है, सुनिएगा, इस पे अलग अलग मत है। सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, है ना। देखिए क्या होगा, ओलिगोपोली के अंदर ऐसा हो सकता है, इकोनॉमिस्ट का मत है ऐसा, जो भी अर्थशास्त्रियों ने ये थ्योरी दी है, उनका कहना है कि भाई ओलिगोपोली में 2-3 फर्में होती है या अधिकतम 4 फर्में होगी। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो आपकी प्राइस है रिचार्ज, जैसे अगर बात करें जियो का रिचार्ज है प्राइस, वो 199 रुपये पर मंथ का प्लान है। अगर इसने 199 से इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, और इसको 250 कर दिया मान लो, दूसरी सिचुएशन इसको घटा के 150 कर दिया, यानी डिक्रीज कर दिया, तो अगर इंक्रीज करेगा ये तो बाकी लोग फॉलो नहीं करेंगे। मतलब जो बाकी कंपनियां हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने प्राइस बढ़ाई, उनकी वो अपनी प्राइस कम ही रखेंगे ताकि उनके पास कस्टमर आ सके। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ जो इलास्टिसिटी है वो अलग होगी। दूसरी तरफ अगर इसने प्राइस कम कर दी जियो ने, तो बाकी लोग भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वो लोग भी प्राइस अपनी क्या करेंगे, एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया, ये भी क्या करेंगे, अपनी प्राइसेस कम करेंगे ताकि उनके कस्टमर जियो पे ना चले जाए। तो अगर ये कम करता है तब तो ये लोग भी कम कर रहे हैं, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ जियो ने रेट कम की, 199 से 150 की, कायदे से उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों ने भी फॉलो कर दिया, उन्होंने भी 150 कर दी और उसको इतनी डिमांड में फ़ायदा नहीं मिला। तो इलास्टिसिटी कैसी हुई, लेस देन 1। यहाँ पे प्राइस इसने बढ़ाई तो बाकी लोगों ने तो बढ़ाई नहीं, तो प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो नॉर्मल कम होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाई तो कुछ कस्टमर जियो से इस पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो डिमांड और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ इलास्टिसिटी मोर देन 1 और यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं किंक्ड डिमांड कर्व, मतलब मुड़ा हुआ डिमांड कर्व। इसका जो डिमांड कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये एक बैंड होगा यहाँ पे, इससे ऊपर इलास्टिसिटी अलग है, इससे नीचे इलास्टिसिटी अलग है। और ये मान लो प्राइस रेंज चल रही है अभी कितनी, 199। इससे अगर ऊपर जाता है तो इसको लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो यहाँ इलास्टिसिटी कैसी है, मोर देन 1। इससे अगर ये नीचे कम करता है तो यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1। ओके, ये एक एग्जाम्पल है यूं ही थ्योरेटिकल, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किंग्ड यानी बेंड हुआ डिमांड कर्व, ये ओलिगोपोली के केस में। ठीक है, ओके। एक दो छोटी छोटी और बात है, जो ओलिगोपोली है इसी में एक प्राइस लीडरशिप का
कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है प्राइस लीडरशिप? मैंने बताया एक कंपनी जो है वो क्या है, लीडर है, बड़ी कंपनी है, वो प्राइस क्या करती है, सेट करती है अपनी। उसने प्राइस सेट की, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करती है, इसको फॉलो करती है। ओके, ये कहलाता है प्राइस लीडरशिप। एक होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी प्राइस में भेदभाव। सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, JDVVNL डिस्कॉम का, जो पावर कंपनियां हैं। अगर घरेलू आप बिजली उत्पादन के लिए ले रहे हो तो आपको 5 रुपये पर यूनिट मिलेगी। फैक्ट्री के लिए ले रहे हो 7 रुपये मिलेगी। कॉमर्शियल दुकानों के लिए ले रहे हो 9 रुपये मिलेगी। एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हो 90 पैसे में मिलेगी। अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज करना, ये क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। ऐसा कब करते हैं, तो जब ये करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली बात आप मार्केट को क्या कर सकते हो, सेगमेंट्स में बांट सकते हो कि भाई ये घरेलू कस्टमर है, ये वो कस्टमर है। अगर आप मार्केट में बांट नहीं सकते, सब कस्टमर मिक्स है, तो फिर आप अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे। दूसरा, जो आपका बायर है वो कैन नॉट रीसेल प्रोडक्ट। अगर ऐसा हो गया एग्रीकल्चर वाले 90 पैसे में लेके इसको बेच दिया, वो अगर बिजली आगे बेचने लग गया तब तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं, इससे ही लेगा, तो वो रीसेल नहीं कर सकते। ये कंडीशन भी मस्ट है, ठीक है। मार्केट के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, मतलब मोनोपोली टाइप होनी चाहिए। अगर ये JDVNL की जगह कोई और भी बिजली कहीं मिलती तो लोग फिर इससे 9 में क्यों खरीदते, किसी और से परचेज करते, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होती है तो मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ आ जाती है। और ऐसे में क्या होगा, फिर से ध्यान रखिएगा, डिमांड करो कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। जिसकी प्राइस अलग उनकी डिमांड करो, फिर किंग डिमांड करो का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ जाएगा। ओके भाई, इनका जो डिमांड करो होगा ये ऊपर वाले कस्टमर का, फिर ये नीचे वाले कस्टमर्स का, तो इस तरीके से बैंड हुआ होगा यहाँ पे डिमांड करो। ये थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने कोशिश की आपको सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे रिवाइज करवाने की। मेरी इतनी सी चाहत है आप लोगों से कि एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को खुद से ज़रूर देखें। जब तक आप खुद से नहीं देखोगे, पर्टिकुलर मार्केट चैप्टर इसको बिल्कुल तसल्ली से देखिए, आराम से। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।